अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह है रिएक्शन काइनेटिक्स, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के जितने भी मेथड हैं उनको स्टडी करेंगे, और इसके अलावा वो तमाम फैक्टर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूटिलाइज़ करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास मेथड ऑफ हीट एंड ट्रायल, सेकंड है ग्राफिकल मेथड, थर्ड है डिफरेंशियल मेथड, फोर्थ है हाफ लाइफ मेथड, और फिफ्थ है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूटिलाइज़ करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हाफ़ लाइफ मेथड को। ठीक है, हाफ़ लाइफ एक्चुअल में हाफ़ लाइफ क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हाफ़ लाइफ वो वाला टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट जो है वो उसकी हाफ़ अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उस पीरियड को आप हाफ़ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो हाफ़ लाइफ पीरियड जो है उसको आप इस्तेमाल करके आप जो है वो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ़ लाइफ पीरियड जो होता है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 लेस दैन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी रिएक्शन होता है ना, उसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, और आपने क्या करना है कि आपने जो उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसकी आपने पावर लेनी है। पावर क्या आपने लेनी है, पावर में आपने सबसे पहले तो लिखना है कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, और उसका फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से आपने एक माइनस कर देना है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, ठीक है, तो 2 जो है ना उसमें से आपने एक कम करके 1 कर देना है। तो जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और जो हाफ़ लाइफ पीरियड होगा ना वो इस इनिशियल कंसंट्रेशन की जो पावर 1 है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है तो 3 में से एक 1 कर दें तो 2 हो जाएगा। तो इस केस में जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, और हाफ़ लाइफ जो होगी, हाफ़ लाइफ पीरियड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टू द इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 2 के। ठीक है, तो ये होता है आपके पास हाफ़ लाइफ पीरियड। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है T1/2, तो T1/2 जो है ये हाफ़ लाइफ को जो है वो डिनोट करता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का आगे साइन है 1/a की पावर n-1 है। ठीक है, तो a जो है इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन को मेंशन कर रहा है। तो जिस तरह आप कहें कि आपके पास 2 डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है, और उनके जो हाफ़ लाइफ पीरियड हैं वो T1 और T2 हैं। ठीक है, तो अगर आप T1 को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, T1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a की पावर n, a1 की पावर n-1, और T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a2 की पावर n-1। और अब आप इन दोनों और रिलेशंस को आपस में डिवाइड कर देते हैं, मतलब आप T1 को T2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर अगर आप इसको दूसरी साइड से भी डिवाइड करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को, तो a2/a1 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर n-1 आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसके दोनों साइडों पे log लेंगे तो वो कैसा आएगा, log T1/T2 इज़ इक्वल टू, और जब आप log लेते हैं तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है log से। ठीक है, तो पावर इसकी क्या थी, n-1 थी, तो वो log से पहले आ गई n-1 log, और कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन 2 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ a1। ठीक है, तो इसमें अगर आप n की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आएगी, इसको रीअरेंज करने से n इज़ इक्वल टू 1 प्लस log T1/T2 ओवर log a2/a1। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हाफ़ लाइफ मेथड, जिसको यूटिलाइज़ करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास मेथड ऑफ़ लार्ज एक्सेस। ठीक है जी, तो मेथड ऑफ़ लार्ज एक्सेस में क्या होता है कि इसमें आपके पास रिएक्टेंट होते हैं किसी भी इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो क्या करते हैं कि आप एक जो रिएक्टेंट होता है उसको आप स्मॉल अमाउंट में ले लेते हैं, और दूसरा जो रिएक्टेंट होता है उसको आप लार्ज अमाउंट में ले लेते हैं। ठीक है, और
जो एक्टिव मैसेस होते हैं, मैस होता है सब्सटेंसेस का, जो कि मतलब एक्सेस अमाउंट में लिया गया होता है, उसकी कंसंट्रेशन तो थ्रू आउट द रिएक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल अमाउंट में आपने सब्सटेंस लिया हुआ है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है, ठीक है। तो वही आपके पास जो स्मॉल अमाउंट में लिया गया रिएक्टेंट होता है, वही एक्चुअल में आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ये उसके रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है जी। तो इसकी रीज़न ये है कि जो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस टेकन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ रेट मोर एप्रिशिएबली, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो जो आपके पास स्मॉल अमाउंट में चीज़ होती है वो एक्चुअल में आपके रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर उसकी जो स्पीड होती है, ये जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उसको कंट्रोल कर रही होती है। तो ये आपके पास था मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, सरफेस एरिया है, लाइट है और टेम्परेचर है, ठीक है जी। तो इसमें जो सबसे पहले है आपके पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपके रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आप क्या एक्चुअल में देखते हैं कि आपके पास जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ठीक है, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और मतलब और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, ठीक है, तो उसी के बेस के ऊपर उनकी केमिकल एक्टिविटी हो रही होती है। तो इस तरह जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को देख के उसके जो है वो रिएक्टिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक रिएक्शन, ठीक है। आयनिक रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इसके अलावा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज रिएक्शन इन विच द बॉन्ड्स आर रीअरेंज, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन जिनके अंदर बॉन्ड जो है वो रीअरेंज हो रहे होते हैं, तो उनकी निस्बत न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कैसे आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करती है। तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। और क्योंकि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस वजह से एक्चुअल में हो रहा होता है, वो इस वजह से हो रहा होता है ना कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। जितनी ज़्यादा कोलिजन जो है वो बढ़ती जाती है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाता है, बिकॉज रिएक्शन जो है वो उसी स्पीड के साथ प्रोसीड हो रहा होता है जिस स्पीड के साथ जो है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है, तो उतनी ही उनके दरम्यान में कोलिजन ज़्यादा होंगे और जितनी ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा होंगे उतना ही आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जिस तरह आपके पास कोई गैशियस रिएक्टेंट हैं, ठीक है, तो उसमें उसके अंदर आप अगर आपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप उसके ऊपर प्रेशर को बढ़ा देते हैं। जब प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल आपस में करीब करीब आएंगे और उनके दरमियान में कोलिजन ज़्यादा होगी और आपका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा स्पीडली प्रोसीड करेगा, ठीक है जी। तो ये जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। तो जैसे आप सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो हैं उनको ज़्यादा चांस मिलता है कि वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। और जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा जो है वो रिएक्शन उतना स्पीडली प्रोसीड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो लाइट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लाइट बढ़ती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। लाइट जो होती है ये एक्चुअल में फोटोन्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है और हर फोटोन जो है उसके अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे कि आप लोगों ने प्लांक इक्वेशन के अंदर भी पढ़ा था कि E = hf, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, या आप कह लें कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो और इसी तरह एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी जो है वो उतनी ही कम होगी,
तो ये लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, जिसके में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बाय द लाइट। और जिस तरह अगर आप रिएक्शन करवाएं H2 और Cl2 का एट ऑर्डिनरी प्रेशर, ठीक है, तो वो अगर आप उसको डार्कनेस में करवाएंगे, डार्क होगा, उसके अंदर लाइट नहीं होगी, तो वहाँ पे भी निग्लिजिबल सा रिएक्शन होगा, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, ठीक है। और वही अगर आप इसको डे लाइट के अंदर कर लें तो मतलब वहाँ पे वो स्लो रिएक्शन होगा, और वही अगर आप उसको सनलाइट के अंदर कर दें तो आपका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली प्रोसीड करेगा, ठीक है, और एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया लाइट का इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जिस तरह कि अगर आप टेम्परेचर जो है अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल उतनी ही ज़्यादा स्पीड से आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उतनी ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होंगे। तो जितनी भी अगर आपने मतलब कोलिजन करवानी है किसी भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल के दरमियान में, तो सबसे पहले तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एक एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उनको प्रॉपर्ली ओरिएंट भी होना चाहिए, कि ये नहीं है कि उनकी जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह नहीं होना चाहिए। उनके मूवमेंट जो है वो एक मतलब जो है वो एक साइड पे होनी चाहिए, कि अब दोनों जो हैं वो आपस में आके इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। और उनमें जो है वो कुछ एक्टिवेशन एनर्जी भी उसको पोजेस करनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तमाम जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ क्वाइट लार्ज, एंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्ट इनफ टू हैव दिस मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो जितने भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं, और वो वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं जिनके अंदर जो है एक्टिवेशन एनर्जी को पोजेस करते हैं, या जिनके अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको पहले मैंने जैसे बताया कि इसको हम आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसीड आ रिएक्शन, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी जो कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए ज़रूरी होती है, तो उसको आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।